सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 19, जिसका शीर्षक है नीलू। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अध्याय का सार। नीलू की कथा उसकी माँ की कथा से इस प्रकार जुड़ी है कि एक के बिना दूसरी अधूरी रह जाती है। उसकी अल्सेशियन माँ लूसी के नाम से पुकारी जाती थी। हिरनी के समान फुर्तीली और देह पर व्यर्थ के लिए एक तोला मांस भी नहीं था। ऊपर काले लगने वाले भूरे पीले रोम, काली छोटी आंखें, खड़े कान और पिछले पैरों के टखनों को छूने वाली लंबी पूंछ, सब कुछ उसे राजसी विशेषता देता था। थी भी वह सामान्य कुत्तों से भिन्न। अल्सेशियन कुत्ता एक ही स्वामी को स्वीकार करता है। यदि परिस्थितियों के कारण एक स्वामी नहीं मिलता तो सबके साथ सहचर जैसा व्यवहार करने लगता है। लूसी की स्थिति स्वच्छंद सहचरी के समान हो गई थी। दो पहाड़ियों के अंत में मोटर स्टॉप पर ही एक दुकान थी जिसमें आवश्यक खाद्य सामग्री प्राप्त हो सकती थी। शीतल काल में रास्ता बर्फ से ढक जाता था। आसपास के निवासी लूसी के गले में रुपए और सामग्री की सूची के साथ थैला या चादर बांधकर उसे सामान लाने भेज देते थे। वह सारी रुकावटों को पार कर दुकान तक पहुंच जाती और दुकानदार उसके गले से कपड़ा खोलकर रुपया, सूची आदि लेने के बाद सामान की गठरी उसके गले या पीठ से बांध देता था। लूसी सारे बोझ के साथ बर्फीली मार्ग पार करती हुई सकुशल लौट आती थी। किसी किसी दिन तो कई बार आना जाना पड़ता था। कभी चीनी मंगवाई और चाय रह गई, कभी आटा याद रहा और आलू भूल गए, पर लूसी को मंगवाने वाले के भुलक्कड़पन से कोई शिकायत नहीं थी। गले में कपड़ा बांधते ही वह तीर की तरह दुकान की ओर चल देती थी। उसकी फुर्ती के कारण मंगाने वालों में फूलने की आदत बढ़ती थी। उन्हीं सर्दियों में लूसी ने दो बच्चों को जन्म दिया। उनमें से एक तो शीत के कारण मर गया और दूसरा उस ठिठुरने वाले वातावरण से जूझने लगा। लूसी 4-5 दिन के बच्चे को छोड़कर फिर दुकान पर आने जाने लगी। शीत ऋतु में प्रायः लकड़बग्घे ऊंचे पर्वतीय इलाकों से नीचे उतर आते हैं और बर्फ में भटकते हुए मिल जाते हैं। कुत्ता इनका प्रिय। एक संध्या के चुटपुटे में लूसी ऐसी गई कि फिर लौट ही ना सकी। सवेरे बर्फ पर कई छोटे बड़े पंजों के तथा आगे पीछे घसीटने की चिन्ह देखकर निश्चय हो गया कि लूसी ने बहुत संघर्ष के उपरांत ही प्राण दिए होंगे। लूसी के लिए सभी रोए, परंतु जिसे सबसे अधिक रोना था वह तो कुछ जानता ही ना था। एक दिन पहले उसकी आंखें खुली थी। वह दूध के लिए शोर मचाने लगा। उसे दूध पिलाया, पर रजाई में वह माँ के पेट की गर्मी खोजता और ना पाने पर रोता चिल्लाता रहा। अंत में हमने उसे कोमल ऊन और अधबुने स्वेटर की डलिया में रख दिया, जहां आराम से सो गया। डलिया में वह ऊन की गेंद जैसी ही लगता था। बड़े होने पर देखा कि वह अपनी माँ के समान ही विशिष्ट है। रोमों के भूरे, पीले और काले रंगों के मेल से जो रंग बन गया था, वह एक विशेष प्रकार का धूप छाही हो गया था। धूप पड़ने पर एक की झलक मिलती थी, छां में दूसरे की और दिए के उजाले में तीसरे की। कानों की चौड़ाई और नुकीलेपन में भी कुछ नयापन था। सिर चौड़ा था, पूंछ अल्सेशियन कुत्तों की पूंछ के समान ऊपर की ओर मुड़ी थी। पैर अल्सेशियन कुत्ते के पैरों के समान लंबे, पंजे भूटिए के समान मजबूत, चौड़े और मुड़े हुए, नाखूनों से युक्त थे। आंखें शहद के रंग वाली गोल गोल थी। उसके बल और स्वभाव में भी विशेषता थी। ऊंची दीवार को भी वह एक ही छलांग में पार कर लेता था। गले का स्वर इतना भारी, मंद और गूंजने वाला था कि रात्रि में उसका एक बार भौंकना भी वातावरण को कंपित कर देता था। उसकी सभी आदतें सामान्यतः कुत्तों से अलग थी। मैंने अनेक कुत्ते देखे और पाले हैं। नीलू के स्वभाव में अनोखा गर्व था। उसके प्रिय से प्रिय खाने को भी यदि अनादर के साथ फेंक कर दिया जाता तो वह उसकी ओर देखता भी नहीं था। खाना तो दूर की बात है, यदि उसे किसी बात पर
झिड़क दिया जाता तो बिना बहुत मनाए सामने ही नहीं आता था। 12 वर्षों से उसका बैठने का स्थान मेरे घर का बाहरी बरामदा ही रहा। जिसकी ऊपरी सीढ़ी पर बैठकर वह प्रत्येक आने जाने वाले का निरीक्षण करता रहता था। मुझसे मिलने वालों में वह प्रायः सभी को पहचानता था। किसी विशेष परिचित को आया देखकर वह धीरे धीरे भीतर आकर मेरे कमरे के दरवाजे पर खड़ा हो जाता था। उसका इस प्रकार आना ही मेरे किसी मित्र की उपस्थिति की सूचना थी। मुझसे आ रही हूँ सुनने के बाद वह पुनः बाहर अपने निश्चित स्थान पर जा बैठता था। ना जाने किस सहज चेतना से वह अपरिचित या असमय आए व्यक्ति को जान लेता था और उदासीन भाव से उसका घंटी बजाना, नौकर का आकर समाचार ले जाना आदि देखता रहता था। कुत्ते भाषा नहीं जानते, ध्वनि पहचानते हैं। नीलू का ध्वनि ज्ञान इतना विस्तृत और गहरा था कि उससे कुछ कहना भाषा जानने वाले मनुष्य से बात करने के समान हो जाता था। बाहर या रास्ते में घूमते हुए यदि कोई उससे कह देता कि गुरुजी तुम्हें ढूंढ रही हैं, नीलू तो वह बिजली सी फुर्ती से चार दीवार कूदकर मेरे कमरे के सामने आकर खड़ा हो जाता और फिर कोई काम नहीं है, जाओ कहने से पहले वह मूर्तिवत खड़ा रहता था। कभी कभी किसी कार्य में व्यस्त होने के कारण उसकी उपस्थिति जान ही नहीं पाती थी और उसे बहुत समय तक बिना हिले डुले रहना पड़ता था। नीलू में हिंसा नाम मात्र भी नहीं थी। 13 वर्ष के दीर्घ जीवन में उसे कभी किसी पशु पक्षी पर झपटते हुए या उन्हें मारते नहीं देखा गया। उसका यह स्वभाव मेरे लिए ही नहीं बल्कि सभी मिलने वालों के लिए आश्चर्य की बात थी। मेरे बंगले के रोशनदानों में प्राय गौरैया तिनकों से घोंसला बना लेती है। मुझे उनके परिश्रम पूर्वक बनाए हुए घोंसले उजाड़ना अच्छा नहीं लगता। अंडों में जल्दी ही पक्षी निकल आते अंडों से पक्षी जल्दी ही निकल आते। कुछ कुछ पंख निकलते ही वे पक्षी शावक उड़ने के असफल प्रयास में रोशनदान दानों से नीचे गिरने लगते। इन दिनों नीलू उनके सतर्क पहरेदार का कर्तव्य संभाल लेता था। उसके भय से कोई भी अन्य कुत्ता बिल्ली उन नादान उड़ने गिरने वालों को हानि पहुंचाने का साहस नहीं कर पाता था। कभी कभी बहुत छोटे पक्षी शावकों को पुनः घोंसले पर रखवाने के लिए वह उन्हें हौले से मुख में दबाकर मेरे पास ले आता था। जब तक रोशनदान में सीढ़ी लगाकर मैं उस बच्चे को घोंसले में पहुंचाने की व्यवस्था ना कर लेती तब तक वह या तो बड़ी कोमल से उन्हें मुंह में दबाए रखता या मेरे हाथ में देकर प्रतीक्षा करता रहता था। सवेरे नियमानुसार जब मैं मोर खरगोश आदि को दाना देने निकलती तब वह चाहे जाड़ा हो चाहे बरसात मुझे दरवाजे पर ही मिलता और मेरे साथ साथ घूमता था। पक्षियों के कक्ष में 2 फुट ऊंची दीवार पर जाली लगी हुई है। नीलू दीवार पर दोनों पंजे रखकर खड़ा हो जाता और अपनी गोल आंखें घुमाकर प्रत्येक कक्ष और उसमें रहने वालों का निरीक्षण करता रहता था। सभी के सो जाने पर वह गर्मियों में बाहर और सर्दियों में बरामदे में तख्त पर बैठकर पहरेदारी का कार्य करता था। रात में कई कई बार वह कंपाउंड और पशु पक्षी के घर का चक्कर लगाता रहता था। खरगोश धरती के भीतर सुरंग जैसे लंबे और दोनों ओर द्वार वाले बिल खोद लेते हैं। रात रात में ही मेरे खरगोश बिल खोदते खोदते पड़ोस के दूसरे कंपाउंड में जा निकलते थे। उनमें से कई जंगली बिलाव द्वारा मार दिए गए, किंतु सौभाग्य से नीलू ने पत्तियों की सरसराहट सुनकर चार दीवारी के पार देखा होगा और खरगोश के संकट को पहचान लिया होगा। नीलू के कूदकर दूसरी ओर पहुंचते ही बिल्ला तो भाग गया, परंतु खरगोश को बाहर निकलने से रोकने के लिए वह रात भर ओस से भीगता हुआ सुरंग के द्वार पर खड़ा रहा। यह परोपकार नीलू के लिए बहुत महंगा पड़ा, क्योंकि उसे सर्दी लगने से निमोनिया हो गया और कई दिनों तक इंजेक्शन दवा आदि कष्ट झेलना पड़ा। वैसे वह शांत भाव से कड़वी दवा भी पी लेता था और सुई भी लगवा लेता था। एक बार जब मोटर दुर्घटना में घायल हो मुझे मार्ग से ही अस्पताल जाना पड़ा, तब संध्या तक मेरी प्रतीक्षा करके और कपड़े चादर कंबल
आदि सामान अस्पताल में ले जाने वालों की हड़बड़ी देखकर उसे ना जाने कैसे सब पता लग गया। सब उसकी उदासी देखकर हैरान थे। 3 दिन तक उसने ना कुछ खाया और ना पिया। तब डॉक्टर से अनुमति लेकर उसे अस्पताल लाया गया। मुझे अच्छी तरह देखने के लिए वह पलंग के चारों ओर घूमने लगा और फिर मेरे पलंग के नीचे बैठ गया। 2 घंटे बाद बहुत समझाने पुचकारने के उपरांत ही उसे घर पहुंचाया जा सका। तब से हर दूसरे दिन अस्पताल ना ले जाने पर वह अनशन आरंभ कर देता था। इस प्रकार अस्पताल में भी वह नियमित रूप से मिलने आने वालों में गिना जाने लगा और डॉक्टर नर्सें सब उससे परिचित हो गए। नीलू को 14 वर्ष का जीवन मिला और जन्म से मृत्यु के क्षण तक वह मेरे पास ही रहा। मेरे पास अनेक जीव जंतु हैं, परंतु जिसके बुरा मान जाने की मुझे चिंता हो, ऐसा अब कोई नहीं। तो हमने देखा बच्चों कि अगर हम जानवरों से प्यार करते हैं, पशुओं से प्यार करते हैं, तो वो भी हमें वैसा ही प्यार देते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उनको सम्मान देना चाहिए, वैसा ही प्यार देना चाहिए। तो इसी के साथ आज का ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी बच्चे खुश रहिए और पढ़ते रहिए। बाय।